नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशल एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ये जो चैप्टर है आपका जनरल एक्सेप्शंस का, दिस स्प्रेड्स फ्रॉम सेक्शन 14 टू 44। बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है इस चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 24. This is what a section 86 IPC or you can say section 24 BNS. Very very interesting and important for your mains. लिख लीजिए, important for your prelims, important for your mains, both सबके लिए important है। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना, लेकिन आपको मैं समझा कर ही रहूँगा, डोंट वरी। सो दिस इज व्हाट हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 84, राइट। BNS 22 और सेक्शन 84 IPC हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। उसी तरीके से हमने सेक्शन 23 BNS में पढ़ा था कि किसका था वो, एक्ट ऑफ पर्सन इंटॉक्सिकेटेड। एक्ट ऑफ पर्सन इंटॉक्सिकेटेड, कि जो व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड है ना, एंड दैट इज इनवॉलेंटरी, जिस व्यक्ति को उसकी अगेंस्ट विल या विदाउट हिज नॉलेज इंटॉक्सिकेट कर दिया गया हो, तो उसकी लायबिलिटी कितनी होती है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि दैट इज इक्विवेलेंट टू द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ऐसा समझ लीजिए, मैं दोबारा समझाता हूँ। भूल भुलैया की आमी मंजोली का कहाँ कवर हो जाएगी, सेक्शन 22 BNS में कवर हो जाएगी। एक व्यक्ति को ऐसे मान लीजिए, अब उसका तो मैं ढूंढना मुश्किल पड़ेगा ऐसे, कि किसी व्यक्ति को पता नहीं है लेकिन उसके ड्रिंक में कुछ पिला दिया गया है, और जिसका उसके बारे में पता नहीं है, और जिससे वो अपनी सुध बुध खो चुका है। ही इज़ नॉट नोइंग व्हाट ही इज़ डूइंग। तो सेक्शन 84 ये जो अनसाउंड माइंड को डील करता है, और सेक्शन 86 IPC जो कि ऐसे व्यक्ति को डील करता है जिस व्यक्ति को बिना बताए इंटॉक्सिकेट कर दिया गया है। उन दोनों ही व्यक्तियों को लॉ इक्वली प्लेस करता है। गॉट इट। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। आज हम लोगों ने पढ़ना है 86 IPC, या फिर हम कह सकते हैं 24 BNS। In this case, you are going to deal with a case when a person is self-intoxicated। और याद कीजिए, आप उस व्यक्ति को, एक फिल्म आई थी शोले में एक सीन है टंकी पर, जहां पर धर्मेंद्र जो है टंकी पर चला जाता है उसमें, वो दैट वाज द केस ऑफ वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड। अब इसमें देखना ये है, मान लीजिए एक प्रियांश बाबू हैं, इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अल्कोहल लिया एंड नाउ ही इज़ आउट ऑफ माइंड। इनके दोस्त की शादी है अनीश की, ठीक। अब ये जाते हैं, जो बैंड बाजा बजा रहे हैं, कह रहे हैं बजा, मेरे यार की शादी है। वो बजाने लगता है, कह रहे नहीं मज़ा नहीं आ रहा, अब तू दूसरा बजा, अब तू तीसरा बजा। वो बेचारा इतना स्विच नहीं कर पाया, जो निकाली बंदूक, दाएं दाएं। समझे। क्वेश्चन ये है, पुलिस ने आके पकड़ लिया, इन पे चार्ज लगा मर्डर का। अब इनसे पूछा जा रहा है, इनका ये प्ली है कि एट दैट टाइम व्हेन आई फायर्ड आई वाज नॉट नोइंग द नेचर ऑफ माई एक्ट। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, व्हाट आई वाज आउट ऑफ सेंसेस, सो आई शुड बी गिवन दैट बेनिफिट। प्रोसिक्यूशन का कहना यह है कि जनाब इसने जो इंटॉक्सिकेट किया था, शराब पी रखी थी, CCTV फुटेज हमारे पास है, हम भी समझ रहे हैं कि ही वॉज आउट ऑफ माइंड, ही डिड नॉट इंटेंड टू किल। लेकिन ये जो इंटॉक्सिकेशन किया है, दैट वॉज सेल्फ कंज्यूम्ड, इट वॉज नॉट अगेंस्ट हिज विल। ये इसकी विल के अगेंस्ट नहीं था, या इसकी नॉलेज के परे नहीं था, कि इसको पता ही नहीं था। तो अगर हम इस तरीके के लोगों को एक्सक्यूज़ देंगे, तो फिर लोग क्या करेंगे, वो सेल्फ इंटॉक्सिकेट करेंगे, खूब शराब पियेंगे, ड्रग्स लेंगे, और फिर क्राइम करेंगे, और फिर ये एक्सक्यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पर एज ए जुडिशियल ऑफिसर आपके सामने एक प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा, एक लड़की बांसुरी है, ये अपने दोस्त के घर पे गई और वहाँ पर इसने एक रिजल्ट आने की खुशी में ज़बरदस्त तरीके से बियर पी लड़की ने, पहली बार, ऐसा मान लेते हैं कि आज पीऊँगी बस मैं, एंड शी सो ड्रंक नाउ शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर हर सेल्फ। और उसके बाद में वहाँ पर एक पर्स रखा था, उस पर्स को लेकर के ये वहाँ अपने साथ आ गई और इस पर फिर चार्ज लगा कि इसने पर्स की चोरी की है। और ध्यान रखना, तो नाउ बांसुरी इज एक्यूज ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, प्रियांश इज एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस ऑफ कल्पल होमिसाइड और मर्डर, बांसुरी इज फेसिंग चार्ज फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। एक पर चोरी का आरोप है और एक पर हत्या या आपराधिक मानव वध का आरोप है। दोनों का ही सेम डिफेंस है कि वी वर इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, हम उस समय अब नशे की हालत में थे, हमें नहीं पता है कि हम क्या कर रहे थे। प्रोसिक्यूशन का भी कहना सेम है कि दे कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड बिकॉज they were self intoxicated, they were not intoxicated against their will or without their knowledge। एक थर्ड केस है जिसका ये प्रियांश और बांसुरी प्ली ले रहे हैं, ये कह रहे हैं जो अनीश ने भी एक नशे की हालत में किसी का खून किया था, उसको तो आपने माफ़ कर दिया। तो इनको बताया गया कि जिस समय उसने अनीश ने खून किया था, हत्या की थी, मर्डर किया था, वो जो नशे की हालत में था, कह रहे हाँ यही तो कह रहे हैं हम, वो भी नशे की हालत में था, हमने भी नशे की हालत में किया, लेकिन उसने जो नशा है खुद नहीं किया था, उसके ड्रिंक में किसी ने कोई नशीला पदार्थ डाला था जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई थी। तो आपके दोनों के केस में ये डिफरेंस है, वन इज इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड एंड अदर इज वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर क्रिमिनल लायबिलिटी? इन दोनों के आपराधिक दायित्व में क्या अंतर होगा? कोई अंतर है या नहीं है? जो वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड है, क्या उसकी लायबिलिटी फिक्स रहेगी या उसको कहीं कोई रिलैक्सेशन मिलेगा? और ये बहुत टेक्निकल है, थोड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आज सोना मत प्लीज। हैं तो मुझे इतना बताइए कि आपको सिचुएशन समझ में आया, वो आप उस करेक्टर, उस सब्जेक्ट का जो करेक्टर उसमें घुसे या नहीं घुसे किरदार में? प्लीज लेट मी नो एवरीवन फास्ट। आप समझिए, देखिए इसमें क्या है। दिस इज दी बेरेक लैंग्वेज, प्लीज रीड इट विद मी एंड आई क्रॉस चेक इट अगेन। इसकी जो लैंग्वेज है ना, दैट इज नॉट सो इजी। इन केसेस उन मामलों में वेयर एन एक्ट डन is not an offense unless done with a particular knowledge or intent। इतनी को बात समझते हैं। So basically this section 86 IPC or 24 BNS deals with the cases when an act is an act amounts to an offense only if it is done with a particular knowledge or intent। समझ में नहीं आया होगा बिल्कुल भी, अब मैं समझाता हूँ, देखो है क्या। आई होप कि आई हैव दिस, नहीं तो देखिए, प्लीज गो टू द सेक्शन ऑफ थेफ्ट। यू सी द थेफ्ट, ये है आपके सामने ऑफेंस, ये है थेफ्ट का सेक्शन 303 BNS, थेफ्ट की डेफिनेशन, एंड यू सी दिस, प्लीज सी द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, जो लोग बच्चे पहली बार देख रहे हैं उसको देख लीजिए। whoever intending to take dishonestly, बस यहाँ पर देखिए, फॉर द ऑफेंस, हमने पूरा सेक्शन नहीं पढ़ना, केवल एक ही पॉइंट पढ़ना है। whoever intending to take dishonestly, तो फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट द वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इज व्हाट? डिसऑनेस्ट इंटेंशन। चोरी के अपराध के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो इंटेंशन है वो कैसे होनी चाहिए? वो डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। जब तक इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं होगी
जब तक इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं होगी चोरी का अपराध नहीं होगा। आप किसी की प्रॉपर्टी को ले आइए, जब तक यह प्रूव ना कर दिया जाए कि आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट थी, आपको चोरी के अपराध के लिए सजा नहीं मिल सकती। तो दिस इज व्हाट, यहां पर इसको समझिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इन केसेस वेयर एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस इट इज डन विद ए पर्टिकुलर इंटेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल थेफ्ट, टेकिंग प्रॉपर्टी, टेकिंग प्रॉपर्टी प्लस डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तभी जाकर के वो थेफ्ट का ऑफेंस बनेगा। यस और नो? अगर वो पर्टिकुलर इंटेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो थेफ्ट का ऑफेंस नहीं होगा। यू गॉट इट? उसी तरीके से यू सी द सेक्शन 100 BNS कल्पेबल होमिसाइड, ये है आपका सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन है यहाँ पर, और इसकी लैंग्वेज अगर हम पढ़ते हैं, whoever causes death by doing an act with the intention और with the intention और with the knowledge, ये इन तीनों पार्ट को देखिए बस आप। ये आज जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं ना डेमो देखने के लिए, उनके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि आज बड़े टेक्निकल पॉइंट, टेक्निकल सेक्शन को पढ़ रहे हैं पहली बार हो मेरे साथ। सेक्शन 100 में भी यहाँ पर भी क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर एक जो मेंटल एलिमेंट है वो क्या है, इधर इंटेंशन क्लॉज में कवर होना चाहिए, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी और नॉलेज दैट हिज बाय सच एक्ट ही इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो चाहे वो चोरी का अपराध हो, वहां पर एक पर्टिकुलर इंटेंशन की रिक्वायरमेंट है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। उसी प्रकार से कल्पेबल होमिसाइड के ऑफेंस को प्रूव करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, इंटेंशन क्लॉजेज हैं और एक नॉलेज क्लॉजेज है। तो ये जो सेक्शन की जो इनिशियल लाइन है वो यही डील कर रही है। आई बिलीव कि आप समझ में आएगा आपको कि ऐसे मामलों में, इन केसेस जहां पर किसी ऑफेंस को घटित होने के लिए एक विशेष प्रकार की नॉलेज की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी या फिर विशेष प्रकार की इंटेंट को प्रूव करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ऐसे मामलों में क्या होगा, लायबिलिटी कैसे होगी, ए पर्सन शैल बी लायबल टू बी डेल्ट विद, कौन से पर्सन को, हु डज द एक्ट इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, उस व्यक्ति को, ए पर्सन हु डज द एक्ट, जो उस कार्य को करता है, कैसे करता है, इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, मतता की हालात में करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया प्रियांश का, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया बांसुरी का, दे डिड एन एक्ट, प्रियांश फायर्ड अपॉन समवन एंड बांसुरी टुक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ समवन। तो दे डिड एक्ट ऑफ फायरिंग और टेकिंग अवे द प्रॉपर्टी, एंड दैट टू इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में इन्होंने वो कार्य किया, तो यहां से इनकी लायबिलिटी फिक्स हो रही है। अगली लाइन से, शैल बी लायबल टू बी डेल्ट विद, उनको इस प्रकार से डील किया जाएगा, व्हाट विल बी द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज, कि जैसे इनको वही ज्ञान रहा होगा। ध्यान रखना, जो सेम नॉलेज है, प्लीज हाईलाइट कर लीजिए, यही आपकी जिंदगी बचाएगा वर्ड, सेम नॉलेज। एज इफ ही वुड हैव, मुनीर ध्यान से देखो, एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड, जो ज्ञान उसको तब रहा होता यदि वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं हुआ होता। बात समझ में आ रही है? देखिए कि अब यहां पर जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो ये व्यक्ति कहते हैं, देखिए इसको और थोड़ा मैं शायद इजीली समझा पाऊँ आप लोगों को। एक व्यक्ति ये है, ही इज इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। एक व्यक्ति ये है, इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड। ये दो व्यक्ति अलग अलग हैं, ठीक है? ये इंटॉक्सिकेटेड है और ये नॉट इंटॉक्सिकेटेड है। सो ये सेक्शन ये कहता है कि लॉ ये प्रिज्यूम करेगा कि इसी व्यक्ति को जो कि इंटॉक्सिकेटेड है, कार्य करते हुए वही नॉलेज रही होगी जो कि इस व्यक्ति को होती। हम ये प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि तुम नशे में थे, नशे में हो
या नहीं हो, वी विल प्रिज्यूम दैट यू वर डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नॉलेज प्रिज्यूम करेंगे। क्या प्रिज्यूम करेंगे? जोर से बोलो, नॉलेज। यहां पर शब्द क्या किया गया है? नॉलेज। और मैं क्यों कह रहा हूं, रिपीटेडली कह रहा हूं नॉलेज नॉलेज, बिकॉज दिस इज नॉट द इंटेंशन। तो व्हाट विल बी प्रिज्यूम्ड? नॉलेज। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, और शायद थोड़ा और अच्छी तरीके से समझाऊं मैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, कि ये है प्रियांश और ये है मुनीर। ठीक, ये हमने कॉमिक से पढ़ते थे ना, ऐसे थे ना, माइंड में क्या चल रहा है? नॉलेज, इंटेंशन, नॉलेज, इंटेंशन। ठीक, इसकी भी कुछ नॉलेज हो सकती है, इसकी भी कुछ इंटेंशन हो सकती है, इसकी भी कुछ नॉलेज हो सकती है, इसकी कुछ इंटेंशन हो सकती है। साफ साफ लिख दूं क्या? समझ में नहीं आया तो किसी को? इंटेंशन। सही। नाउ एज पर दिस सेक्शन 24 BNS /86 IPC, what the law will presume that this person, who is this person? He is intoxicated. और कैसा? voluntarily. He is having the same knowledge, जो इसकी नॉलेज है, इसको हम कहते हैं ए ग्रेड कहते हैं, A+ नॉलेज होगी इसको। तो कह रहे हैं इसको भी भाई A+ ही नॉलेज होगी। इन दोनों की नॉलेज की प्रजम्पशन में कोई डिफरेंस हम प्रिज्यूम नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि जो इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति की नॉलेज का स्टैंडर्ड होगा वो वही मानेंगे जो कि उसको तब होता जब वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता। मीन्स जब वो साधारण अवस्था में है, उस कार्य करते हुए उसको जो ज्ञान रहा होगा, उसको हम अभी भी ये मानेंगे बेटा तुम्हें वही उसी नॉलेज के साथ तुमने ये काम किया हुआ है। प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, प्लीज लेट मी नो। अभी ये क्यों टेक्निकल होने वाला है, अगली लाइन पढ़ते हैं अभी। Unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will, जब तक कि वह वस्तु जिसने उसको इंटॉक्सिकेट किया हो उसके ज्ञान के बिना या उसकी मर्जी के विरुद्ध ना दी गई हो। इट मीन्स अगर इसका उल्टा समझ लीजिए, क्यों मैंने क्यों कहा कि क्यों टेक्निकल है ये, कि अगर मतलब विदाउट हिज नॉलेज, अगर विद नॉलेज लिया हो, अगेंस्ट विल ना हो, वॉलेंटरली लिया हो, तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे। लेकिन अगर अगेंस्ट विल है, अगेंस्ट नॉलेज है, तो कौन सा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा? 23 BNS या 85 BNS वो अप्लाई हो जाएगा। ध्यान समझा रहे हो नहीं आपको? मैं तो पहले ही कहता इसको समझना इतना आसान नहीं होगा। सिंपल सी भाषा ये है, इसकी लैंग्वेज में आप नहीं जाएं, कि यदि किसी व्यक्ति ने जो इंटॉक्सिकेट हुआ है वो अगेंस्ट विल नहीं है, यानी कि स्वेच्छा से है। उल्टा करके पढ़ो ना इसको, विदाउट हिज नॉलेज नहीं है यानी कि विद हिज नॉलेज है। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? ये नाक को ऐसे पकड़ रहे हैं। ये एक लाइन कहते हैं कि इफ ही इज वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड विद हिज नॉलेज और एज पर हिज विश, तो सीधे समझ में आता है। लेकिन लॉ को फिर टेढ़ा कैसे बनाएंगे? इन्होंने टेढ़ा कर दिया इसको। तो इसमें ये बात, इसकी लैंग्वेज को मैं साथ ईजी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड है विद हिज नॉलेज, है ना, एंड नॉट अगेंस्ट हिज विल, तब लॉ ये प्रिज्यूम करेगा कि जो वो कार्य कर रहा था उसको उतनी ही समझ थी, वो उतना ही समझदार था
उतना ही उसको ज्ञान था जो उसको तब होता कि जब वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता, है ना। एक भाई साहब हमारे मुनीर भाई साहब, है ना, मुनीर भाई साहब ने एक दिन जम करके बियर पी, है ना, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, इनका ये इनका घर है, हाउस नंबर 1, ये पड़ोसी का है। यहाँ पर इनका खोया प्यार, पहला प्यार, दूसरा प्यार यहाँ पे रहता है, जो कि प्राप्त नहीं हो सकता। इन्होंने भाई साहब ने गम में बहुत बियर पी और घुस गए इस घर में, और जब तुड़ाई होने का नंबर हुआ, अरे अच्छा मुझे पता नहीं चला, मुझे तो अपने घर में जाना था, ये मेरा घर नहीं है। बात समझ आ रही है आपको। तो ये जो लड़की है यहाँ पर कहती मैंने भी लॉ पढ़ रखा है, LLB मैंने भी की है, विजयनसरी क्लास भी मैंने कर रखी है, सेक्शन 86 IPC ये कहता है कि तुम ये प्ली नहीं ले सकते कि तुम्हें पता नहीं था। कह रहे सच्ची कसम से कह रहा हूं। अच्छा मान ले भाई कि और सच्चाई में इसको नहीं पता था, इसकी कोई इंटेंशन नहीं थी अंदर जाने की, इसको वाकई में नहीं पता था, लड़खड़ाते पैर से घुस गया उस घर में। लेकिन लॉ बड़ा निर्दयी है इसमें, कह रहे हैं कि ना, हम ये मान के चलेंगे कि तुम पूरे ज्ञान रखते हुए कि तुम कौन से घर में घुस रहे हो, उसी घर में तुम घुसे हो, यहां तुम ऐसे नहीं आए कि एक्सीडेंटली आ गए हो। कह रहे भाई साहब मैं शराब में था, बुरी तरीके धुत था। कह रहे किसने पिलाई थी? कह रहे पी तो मैंने थी। कह रहे बस, इफ यू आर वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड वी विल प्रिज्यूम वॉट यू डिड दैट यू डिड विद द नॉलेज which you would do had you not been intoxicated। यदि आप इंटॉक्सिकेटेड नहीं होते तब जो आपको ज्ञान रहा होता, हम तो वही प्रिज्यूम करेंगे आपको। प्लीज लेट मी नो, आपको बात समझ में आई नहीं आई है? तो नॉलेज की प्रिजम्पशन समझ में आ रही नहीं आ रही आपको ये, या कुछ और एग्जांपल दूं इसमें? और प्लीज लेट मी नो, ये प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज अगेंस्ट द पर्सन सेल्फ इंटॉक्सिकेटेड, ये समझ में आई नहीं आई एवरीवन? चलिए अब इसको हम स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ये बहुत टेक्निकल है, मैं फिर कह रहा हूँ। यही भाई साहब मुनीर भाई साहब हैं, ये बैठे अपने दोस्त के साथ, बहुत गलत हुआ मेरे साथ। पहली बात तो ये मुन्नी मुझे मिली नहीं, मुनीर मुन्नी। दूसरा मेरी पड़ोसन बन के आगे रह गई, मैं डेली इसको देखता हूँ, डेली परेशान होता हूँ। दोस्त भी कह रहे पी तू पी, ये लोग ग्लास पे ले लेता हूँ, है ना भाई, तू लगा। अब भाई साहब मुन्नी के गम में पिए जा रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से धुत हो गए। सही, इसके घर में घुस गए और इसके यहाँ पर एक मान लीजिए कुछ मोबाइल पड़ा था, उसको वहाँ से उठा लाए। यू गॉट इट? जो मुन्नी के हस्बैंड जो है मुन्ना भाई, उन्होंने इन पे आरोप लगा दिया ऑफेंस ऑफ थेफ्ट का, कि मुनीर हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। यू गॉट इट? तो अब मुझे बताइए, क्या मुनीर पर चोरी का इल्ज़ाम लगना चाहिए? नहीं। कैन ही बी कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट और नॉट? हाँ है ना? यहीं पर खेला होवे, समझे? अब देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनना। जब हमारे भाई साहब, ये क्या नाम है, मुनीत गौड़ पर यह आरोप लगा कि तुमने चोरी की है। कह रहे नहीं, कह रहे तुम मोबाइल लेकर के आए थे, तुम्हारे कब्जे से रिकवर हुआ है मोबाइल? कह रहे हाँ रिकवर हुआ है, लेकिन मैं जब इस मोबाइल लेकर के आया, घुसा था, तो मैं उसमें नशे में धुत था। मुन्नी ने फिर समझाया कि पिछली बार भी तुम्हें समझाया था कि लॉ विल प्रिज्यूम नॉलेज ऑन योर पार्ट, कि तुम्हें वैसा ज्ञान रहा होगा जो तुम्हें तब होता जब तुम इंटॉक्सिकेटेड नहीं होते। क्यों करते हो ऐसा काम देव? ने कहा कि देखो मुन्नी, अच्छी तरीके से समझ लो, क्या प्रिज्यूम करोगी?
knowledge, and this is not the intention. Knowledge is not required, knowledge is not the ingredient to prove the offense of theft. तुम पढ़ लो definition. This is the theft. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession without that person consent takes and moves that property said to blah 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 blah. तो यहां पर कहीं नॉलेज का जिक्र है? तुम नॉलेज प्रिज्यूम भी कर लो मेरे सामने. What is required? Dishonest intention. Can you presume dishonest intention on my part? No. What you can presume? Knowledge part only. Let me know it. ये टेक्निकल बात समझ में आई नहीं आई आपको? तो यहां पर जो मुनित भाई साहब हैं, इनको सजा होगी नहीं होगी? हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने चोरी का अपराध किया है यहां पर. ये क्यों? What is required to prove the offense of theft? Please let me know. Dishonest intention. At the most, what the law can presume? Ingredient of knowledge, which is missing in the offense of theft. तो presumption of knowledge, देखो जो मैंने बनाया था आपको समझ में आया होगा. मैंने क्यों कहा था, यहां पे लिखा था intention. Intention cannot be presumed as if of him. Only knowledge can be presumed as of a sane person, as of a not intoxicated person. Not the, हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी इंटेंशन वही होगी जो तुम्हारी तब होती जब तुमने इंटॉक्सिकेट अपने आप को नहीं किया होता. ध्यान नहीं आ रही समझ में? तो ये जो डिफरेंस है, ये जो मैजिक कह लीजिए या टेक्निकलिटी कह लीजिए, वो है वर्ड नॉलेज और इंटेंशन के डिफरेंस की. यहां पर what is what, knowledge can be presumed but not the intention. वो मैंने समझाने के लिए कहा था. लेकिन यहाँ मेन बात तो ये है कि उसमें तो केवल नॉलेज प्रिज्यूम कि तुम्हें इतना पता होगा, तुम घर पे आए, सिविल लायबिलिटी तो तुम्हें बन जाती है ना. बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेन मुद्दा ये जो समझाने का मेरा, कि नॉलेज को प्रिज्यूम करेंगे हम, नॉट द इंटेंशन. इन दोनों के डिफरेंस को आप समझो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड प्रेजेंट. अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो जाएगा कि इंटेंशन थी, नॉलेज थी, इनमें डिफरेंस क्या होगा? हालांकि एक बार मैं समझा चुका हूं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं समझा है मैं इनको फिर समझाता हूं. देखिए यहां पर आप देखो व्हाट द शूटर इज डूइंग. शूटर की क्या इंटेंशन इस व्यक्ति को मारने की है ना? जो शूट कर रहा है उसकी इंटेंशन इस व्यक्ति को मारने की नहीं है. उसकी इंटेंशन क्या है? टू शूट एट द ग्लास. बट एटलीस्ट उसको ऐसी नॉलेज रही होगी, ही वुड बी हैविंग दैट नॉलेज दैट इफ ही मिस फायर्स दैट बुलेट कैन हिट द बॉडी ऑफ दैट पर्सन. कि अगर उससे फायर चूक गया, निशाना चूक गया, तो जो गोली है उसके शरीर पर कहीं लग सकती है और घातक हो सकती है. एटलीस्ट उसको ऐसा ज्ञान रहा होगा. तो यहां पर पहली बात आपने सीखी है कि समटाइम्स ए पर्सन मे नॉट बी इंटेंडिंग बट यू कैन प्रिज्यूम नॉलेज ऑन हिज पार्ट. तो ये मेंटल एलिमेंट है कि अगर बच्चों को समझ में नहीं आता कि यार मैं इंटेंड नहीं कर रहा हूँ, नॉलेज कर रहा हूँ, तो दोनों ही दिमाग का खेल. मेरे दिमाग में इंटेंशन नॉलेज का डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं, कि ये वो अच्छा वीडियो है समझाने के लिए कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं कि आप ये तो कह सकते हैं कि मेरी इंटेंशन ऐसा करने की नहीं थी. जिस व्यक्ति ने यहाँ पर शूट किया है, अगर उस पर मुकदमा चलता है तो वो ये कहेगा कि मेरी इंटेंशन इसे मारने की नहीं थी. हम भी एग्री करते हैं इसे इंटेंशन मारने की नहीं थी, लेकिन तुम्हें इसे ज्ञान रहा होगा. एटलीस्ट नॉलेज कैन बी प्रिज्यूम कि तुम्हारा जो काम है वो रिस्की है, ये रिस्क इन्वॉल्व है इसमें. तो ये तो डिफरेंस हुआ इंटेंशन और नॉलेज का. अब जरा इसको हम दोबारा समझते हैं. और चांस ये क्या हो रहे हैं? इनके सामने क्या रखे? गंगा जल की बोतलें. ये क्या रखी हैं? दीज आर द बियर बॉटल्स, राइट? तो दिस पर्सन हु इज शूटिंग is now you can say he is voluntarily intoxicated. Are you getting my point? He is now voluntarily intoxicated. और इसने ऐसा कर दिया और ये कहे कि जी मुझे तो पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा था उस समय, बस
मैं इतना शराब पी रखी थी मैंने, मुझे होश नहीं था, राइट। तो लॉ ये कहेगा कि देखो तुम वॉलंटरी ड्रंक हो, हम ये तो प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि तुम्हें वही इंटेंशन रही होगी, लेकिन लॉ विल प्रिज्यूम नॉलेज ऑन योर पार्ट। तो तुम जो है कल्पेबल होमिसाइड की ये जो क्लॉजेज हैं, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इसमें बुक नहीं हो सकते, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी में नहीं हो गई, लेकिन विद नॉलेज क्लॉज में तुम्हें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, भले तुम इंटॉक्सिकेटेड थे या नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंटॉक्सिकेशन है वो वॉलेंटरली वाला है। वो बोलो येस और नो। अब तो आपको बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात आपको? प्लीज लेट मी नो। सर जैसे ड्रिंक करके ये बोलना कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो यहाँ पर इंटेंशन तो अपने आप को अच्छा और हैवी ड्राइवर दिखाने की है, और पॉजिटिव नॉलेज ये है कि मैं सेफली से कर लूँगा, बट नेगेटिव नॉलेज ये भी है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कोई ना आज भगवान से मिल जाएगा। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके आपको समझाता हूँ। चलिए ड्रंकन ड्राइविंग की बात करते हैं, है ना। और ऐसे केस कई हो चुके हैं, एक फेमस स्टार का केस हुआ था, है ना, मुंबई में, यू नो इट वेरी वेल। और इससे पहले एक केस दिल्ली में हुआ था, BMW केस हुआ था यहाँ पर, ये मतलब फेमस था। वो थे क्या है वो, रन क्या बोलते हैं उसको, हिट एंड रन केसेस, हिट एंड कि मार के भाग गए, है ना, ड्रंकन ड्राइविंग के केस थे वो। तो वहाँ पर भी यही है, वहाँ पर भी क्या है कि आपने ड्रिंक की हैविली, और वो क्या केस हुआ, वॉलंटरी ड्रिंकिंग का हो गया, है ना, यानी कि वो वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, और इतना हो गया उसे दिख नहीं रहा किधर चलाना है, और जाके SHA वाली आकांक्षा में ठोक दिया, सही है और KSHA वाली विटनेस है, ऐसा मान लेते एनीवेज ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। बहरहाल उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति की डेथ कर दी, राइट। नो व्हाट विल बी हिज नेचुरल डिफेंस, वो क्या कहेगा डिफेंस में कि आई डिड नॉट इंटेंड टू कॉज हिज डेथ, मेरी इंटेंशन इसकी डेथ करने की नहीं थी, मेरी इंटेंशन इसको कोई बॉडली इंजरी करने की नहीं थी, और ना ही मेरी ऐसी नॉलेज थी कि इसे मैं मार दूंगा। मैं हद से हद ये है आई वॉज नेग्लिजेंट, आप मुझे नेग्लिजेंट, ये डेथ बाय नेग्लिजेंस मान सकते हो, डेथ बाय नेग्लिजेंट ड्राइविंग है कि नहीं है, आर यू गेटिंग पॉइंट? ये था सेक्शन 304A IPC का था, और अब हो गया है आई थिंक कि 105। एक मिनट देख लेते हैं भाई, ये तो बड़ा ना टॉर्चर कर दिया है सरकार ने मेरे लिए तो वैसे है। हाँ 106, क्योंकि मेरी ना 20 साल की रटी रटाई सारी विद्या ने, उन्होंने नंबरिंग जो थी वो मेरी कब से चली, जब मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट है तब से घुट्टी पड़े थे, और वही चीज़ रहती है दिमाग में, तो कहीं पूछ लो, चलिए देखना पड़ता है बार बार मुझे। तो नेग्लिजेंस, अब कोर्ट के सामने बात आई, जो डेथ बाय नेग्लिजेंस 304 IPC या 106 BNS, इसमें पहले था पनिशमेंट केवल 2 साल तक का। तो सलमान खान को या उस अमीर जादे को कितनी सज़ा होती, 2 साल की सज़ा होती है, बदी होगी। कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट द केस ऑफ नेग्लिजेंस। हम ये बात करेंगे इसमें, जब तुम ड्रिंक कर रहे थे तो तुम्हें इस बात की नॉलेज रही होगी कि तुम्हारी ड्रिंकन ड्राइविंग से किसी की जान जा सकती है, तो वी विल प्रिज्यूम नॉलेज ऑन योर पार्ट, वेदर यू आर ड्रंक और नॉट डजंट मैटर नाउ। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो मेरे ख्याल से अब काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज और प्रिजम्पशन ऑफ इंटेंशन का क्या अंतर है। अभी कुछ का हो रहा है, वरद का भी है, देखते हैं भाई वरद कहाँ पर है। सर इफ ए पर्सन नॉट वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड एंड बीइंग इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय सच इंटॉक्सिकेशन कमिट्स व्हाट विल बी एन एब्सोल्यूट डिफेंस अंडर सेक्शन 23। इन्होंने कहा है कि इफ ए पर्सन नॉट वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है, कि वो वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड नहीं है,
तो वरद, एक तो तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो इंटॉक्सिकेटेड है भी या नहीं है ना, एक तो ये क्लैरिफाई करो। एंड बीइंग इनकेपेबल ऑफ जजमेंट ऑफ सच इंटॉक्सिकेशन, अच्छा इंटॉक्सिकेशन है, वॉलंटरी नहीं है। अगर इनवॉलंटरली है तो सेक्शन 23 में फिर तो डायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, कुछ सोचना ही नहीं है। 23 में जो व्यक्ति इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड है, ही इज प्रिज्यूम टू बी एज गुड एज ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देयर इज नो डिफरेंस, कल भी समझाया था मैंने। एक व्यक्ति, वो व्यक्ति जो कि वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, यानी कि उसने जानबूझ के ड्रग्स को या अल्कोहल को कंज्यूम नहीं किया है, उसको ज़बरदस्ती पिला दी गई है, ज़बरदस्ती ड्रग उसको एडमिनिस्टर कर दी गई है, तो उसको लॉ वैसे ही ट्रीट करता है जैसे कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को ट्रीट करता है। 84 और 85 दोनों इक्वल हो जाते हैं। फिर वहाँ पर डिफरेंस केवल आता है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में। तो यहाँ पर क्या है, देखो इंटेंशन के लिए एक हायर डिग्री ऑफ डिटर्मिनेशन चाहिए। आप ऐसा समझिए, अगर हम ऐसा करें, ये कोई ग्राफ हो, अगर डिग्री ऑफ डिटर्मिनेशन, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो नॉलेज की थोड़ी सी लोअर डिग्री डिटर्मिनेशन होगी और इंटेंशन की थोड़ी सी, इंटेंशन और नॉलेज, ऐसा मेंस में लिखना था ना। इस एक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक डिफरेंस क्या हुआ। तो लॉ ने आपको इतना ही रिलैक्सेशन दिया है कि हम इतनी डिग्री की आपको सोच मान लेते हैं कि इंटॉक्सिकेटेड अगर आप हो तो आपके 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 अगेंस्ट हम इंटेंशन को प्रिज्यूम नहीं कर रहे हैं, आपके विरुद्ध हम इंटेंशन को प्रिज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम केवल, लेकिन हम आपको पूरी तरीके से आपको एक्सक्यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, 50% रिबेट दे दिया आपको एक तरीके से। ऐसे मान लीजिए आपको हमने, आपके फेयर में हम इंटेंशन प्रिज्यूम नहीं करते। तो ऐसे ऑफेंसेस, अब ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, ऐसे ऑफेंसेस जिसमें ओनली इंटेंशन इज रिक्वायर्ड, ओनली इंटेंशन इज द इंग्रेडिएंट एंड नॉट द नॉलेज, in those cases you can take the excuse of voluntarily intoxication। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे जितने भी, ध्यान सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिखना हो तो भाई, इन केस ऑफ ऑफेंसेस विच रिक्वायर्स intention, any kind of intention as one of the ingredients, even if person voluntarily intoxicated can plead a defense of intoxication। जैसे in case of theft, थेफ्ट के केसेस में कभी भी आप शराब पी करके अगर आप किसी की प्रॉपर्टी उठा लाएंगे तो आपको चोर नहीं माना जाएगा। क्यों? एट द लॉ क्या प्रिज्यूम करेगा? नॉलेज ऑन योर पार्ट, कि तुम्हें पता होगा तुम किसकी प्रॉपर्टी लेकर के आ रहे हो। लेकिन डिसऑनेस्ट इंटेंशन कैन नॉट बी प्रूव्ड, कि मेरी इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं थी, ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते हो आप। आर यू गेटिंग पॉइंट? ऐसे और कौन कौन से ऑफेंस होते हैं? जैसे चीटिंग है, वहाँ भी नॉलेज की बात नहीं है, वहाँ नॉलेज की बात नहीं है ना। हूएवर डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस, हाँ सब कुछ इंटेंशन ही है उसमें भी, राइट। 318 318, हाँ नहीं, नोइंग नहीं, 319 पढ़ लिया मैंने। Who are deceiving and fraudulently or dishonestly induces a person, ये यहाँ पर देखो नॉलेज की बात नहीं की गई है ना। तो चीटिंग के जो ऑफेंस है, जो चीटिंग का ऑफेंस है, इसमें भी वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन का, जैसे मान लीजिए जो मुनीत भाई साहब हैं, मुनीत भाई साहब ने पहले सेल्फ इंटॉक्सिकेट किया, ठीक, खूब ज़बरदस्त तरीके से, और फिर इन्होंने कहा नैना मैडम से कि नैना तेरे पैसे डबल कर दूंगा, डबल, सही। और लड़की को समझ में आ गई बात कि आज शराब पी के बोल रहा है। नैना ने क्या सोचा कि आज शराब पी के बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा,
और पूरे पैसे पकड़ा दिए उसको डबल करने के लिए, और मुनीत देना बाद में, और मुनीत पर बाद में चीटिंग का आरोप लगे, तो मुनीत कह सकता है कि आई वॉज वॉलंटरली ड्रंक्ड एट दैट टाइम, आई डिड नॉट कमिट चीटिंग. वाई? बिकॉज एट द मोस्ट यू कैन प्रिज्यूम ऑन माई पार्ट नॉलेज, एंड नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग. तो जितने भी ऐसे ऑफेंसेस हैं, जितने ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन या इंड्यूसेस या इंटेंशन वाले एलिमेंट हैं, वहां पर आपको कंप्लीट एक्सक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन मिल जाएगा. आपको कहाँ नहीं मिलेगा? वेयर नॉलेज इज रिक्वायर्ड एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. आई बिलीव कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा. अब हम इतनी कहानी समझने के बाद में फिर से इसकी एक लैंग्वेज को एक बार फिर पढ़ते हैं, अब शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा. पढ़ते हैं इस सेक्शन को दोबारा. ये हेडिंग देखिए पहले आप लोग, सेक्शन 24 PNS है. ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस? रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज. आई बिलीव अब आपको समझ में आएगा उन्होंने हेडिंग में इंटेंट और नॉलेज क्यों डाला हुआ है, कि ऐसे अपराध के बारे में बात की जा रही है जिसको घटित होने के लिए एक विशेष प्रकार की या तो इंटेंट की आवश्यकता होगी या नॉलेज की होगी. एंड दिस एक्ट इज कमिटेड बाय ए पर्सन हु इज इंटॉक्सिकेटेड. तो व्हाट विल बी द लीगल पोजीशन इन दिस केस? ये सेक्शन इसको डील करता है. और ये क्या कहते हैं, अब पढ़िए देखिए. इन केसेस वेयर एन एक्ट डन is not an offense unless done with a particular knowledge or intent. उन मामलों में जब कोई कार्य तब तक अपराध नहीं होगा जब तक कि वो विशेष प्रकार की नॉलेज या आशय के साथ ना किया जाए. इसको उल्टा कह सकते हैं कि वो एक्ट तभी ऑफेंस होगा when it is committed with a particular knowledge or with a particular intent. नॉलेज और इंटेंट के केस में आप डाल सकते हैं सेक्शन 101, उसमें नॉलेज के साथ भी होता है और इंटेंशन की क्लॉजेस भी हैं. इंटेंशन वाली क्लॉज होगी आपकी 303 थेफ्ट की होगी. सच एग्जाम्पल नहीं है आपके लिए. हम इन अपराधों की बात कर रहे हैं, इसमें यह कह रहे हैं कि वो व्यक्ति, वो कौन से व्यक्ति, पहले इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करते हैं. ए पर्सन, कौन सा पर्सन? ये व्यक्ति, इसको ऐसे पढ़ो आप. ए पर्सन हु डज द एक्ट in a state of intoxication. He is the person who is doing this act in a state of intoxication. ये इस कार्य को intoxication की स्थिति में कर रहा है. Shall be liable to be dealt, उसको उस प्रकार से डील किया जाएगा, है ना. कैसे किया जाएगा? As if he had the same knowledge, जैसे उसको वही ज्ञान रहा होगा, एज ही वुड हैव हैड, जो उसके पास होता, इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड, यदि वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता. तो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होने की स्थिति में जो उसको ज्ञान रहा होगा, वही ज्ञान, वही नॉलेज हम अब भी प्रिज्यूम करेंगे उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिस व्यक्ति ने इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में वो कार्य किया है. सही है. और ये हम कब करेंगे? कि जब ये हो जाए कि उसको जो ड्रग जिससे भी इंटॉक्सिकेट किया गया है, इंटॉक्सिकेटेड जिससे भी है, वो उसकी मर्जी के विरुद्ध नहीं थी, वो उसके नॉलेज में थी. इसका मतलब वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन में थी. वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन में वी विल प्रिज्यूम द सेम नॉलेज विच ही वुड हैव had he not been so intoxicated. This is all about the section 86. बस एक नाम लिख लीजिए, कहीं ना कहीं चिपका लीजिए, और कुछ करने जरूरत नहीं है. सर ई कॉक, इन्होंने कुछ समझाया, इसको इस पॉइंट को समझाने की कोशिश की है. तो कभी अगर पूछ लें सेक्शन 86 से रिलेटेड किसी का कोई स्टेटमेंट आ जाए तो बेधड़क कॉक को मार देना. लीडिंग अथॉरिटीज़ इन इंग्लिश लॉ, इस केस में क्या है, मिएट का कुछ केस नाम लिख लीजिए, बियर्ड, इन केसेस का नाम लिख लीजिए, ये प्रीलिम्स में काम आएंगे आपके. लिया. एक और है AG फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड वर्सेस, ये वही है क्या, गैलागर आ गया पर, है ना. हाँ, गैलागर आ चुका है. हाँ, एक केस है जो भी नहीं आ रहा है इसमें. हाँ, वासुदेव था वॉलेंटरली में. वासुदेव केस होना चाहिए इसमें, है ना.
हाँ बीएड का केस है इनवॉलंटरली में। आर वर्सेस, एक मिनट सुनिए, इसमें क्या है, हाँ मुझे ध्यान आ रहा है, मेरे ट्रिक बना रखी थी, ट्रिक से मुझे याद आ गया। ये जो ड्रंकन में है तो, लेकिन ये जो बीएड वाला जो केस है ना, ये मैंने ऐसे याद कर रखा है। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केस वॉलंटरी ड्रंकनेस में है और इनवॉलंटरी का है। तो एक केस है वासुदेव और एक केस है बीएड। तो मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है कि वासुदेव तो मर्जी के मालिक हैं, तो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन केस कौन सा है, वासुदेव केस। ऐसे लिख लीजिए। देखिए अब ये मैं ट्रिक, ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और बेचारा अब जो इनवॉलंटरली है उसकी शराबी हो गया, बीएड बढ़ गई, तो इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन में इस तरीके से। तो ये बीएड का केस अक्सर आता है 85 में कवर्ड होता है, और वासुदेव का केस कवर्ड होता है 86 में। 84 में मैकनॉटन, 85 में बीएड और 86 में वासुदेव। भाई साहब ये 3 केस रट लीजिए, इसी से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। मैं ऐसे ही करता आया हूँ। बीएड वाला लिख लीजिए, द केस रिलेटेड टू सेक्शन 85। अब अपने आप बीएनएस में कन्वर्ट कर लेना भाई। बीएड वाला केस 85, वासुदेव का केस 86 और 84 का है मैकनॉटन केस। ये कर लेंगे आप लोग। हाँ तो ये हमने कर लिया। देखिए फिर मैं आपको अभी हमने क्या किया है, 76, 79, 77, 78, ठीक। नंबर 2 आपका हो गया 82, 83, ये इनका एक था। 84, 85, 86, ये एक अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। इतना हम कवर कर चुके। इनके कॉरस्पॉन्डिंग आप लोग बीएनएस में कन्वर्ट कर लेना। लैंग्वेज सबकी सेम है, इसमें कहीं को दिखने, केवल नंबरिंग चेंज हुई है इसमें। नाउ कम टू हम लोग करते हैं एक जो रह गया था। आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने, कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।